उसे कहते नाल का मतलब होता है डंठल और का मतलब होता कमल का फूल। जिस डंठल में खिले हुए कमल का फूल आचार्यों ने, विद्वानों ने नॉलेज को इंडिकेट किया, ज्ञान को संकेत दिया। और उसी धरती पे भगवान बुद्ध जब आए तो लोगों को उपदेश दिया करते थे। उन्होंने प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग। 4 आठ सत्य को उन्होंने सारीपुत्र मोगलायन उनके सारे साथियों को उन्होंने उपदेश दिया। उस धरती पे उस वक़्त में इस धरती का नाम, प्राचीन नाम पावारिका आम्रवन से, आम्रवन, जिस आम्रवन को पावारिका क्षेत्र में निर्माण का कार्य किया। उसी समकालीन इस धरती पे उन्होंने जब उपदेश दिए तो जब उनकी महापरिनिर्वाण हुई, कार्तिक पूर्णिमा के दिन में सारीपुत्र की महानिर्वाण प्राप्ति हुई और मोगलायन को अमावस्या के दिन महानिर्वाण प्राप्ति हुई। तो भगवान बुद्ध ने आकर के उनकी माँ को सांत्वना दिए थे नालक गांव में। तो नालक गांव का ये धरती जो है उसको रूपांतर किया गया, जिसको नाम है नालंदा। नालंदा, नालंग संस्कृत वर्ड से जुड़ा हुआ। नालंग विद्वानों ने संकेत निकाला है, ज्ञान को इंडिकेट किया है। और दा, अंतिम बंध है दा। दा का जब संस्कृत भाषा में और पाली भाषा में हम अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो दा का अर्थ होता है पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में ददाती। ददाती का मतलब होता है देना। देना क्या देना? जो भूमि, जो प्राचीन विश्वविद्यालय हमें ज्ञान को प्रदान करती है, दान में देती है, वैसे नालंदा को नालंदा के रूप में जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध ने जब उपदेश दिए तो जब इनकी महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई तो सम्राट अशोक का राजकाल आया 3rd सेंचुरी बीसी में। तो उनको जब दया नदी में खून की धारा बही थी तो उन्होंने कहा कि कौन सा धर्म को हम माने जिसमें मन में शांति मिल सकती। तो उन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा था पूरे भारतवर्ष में हम 84,000 स्तूपा का निर्माण करेंगे। तो 84,000 स्तूपा का निर्माण इसलिए कराने के लिए उन्होंने सोचा था कि भगवान बुद्ध ने जब स्पीच देते थे तो 84,000 स्कंदों में बटा हुआ। तो भगवान बुद्ध ने उनको जो है उनकी जगह पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो सम्राट अशोक ने आकर के अपने हाथों से भूमि को पूजा किया और भूमि को पूजा करने के बाद उन्होंने अपने हाथों से एक स्तूपा बनवाया जो कि सारीपुत्र के नाम से जाना जाता है। सारीपुत्र की स्तूपा सातवां शास्त्रियों ने उसको निर्माण का कार्य किया। लेकिन ब्रिटिश इसको एक्सकवेशन किया, खुदाई किया, तो उन्होंने 3 साल का 3 राजाओं को 4 राजाओं को प्रमाण उन्होंने लोगों को जानकारी दी। क्योंकि ऊपर का बिल्डिंग खुदाई में मिल नहीं रहा, ऊपर का बिल्डिंग भूमि कंपों से टूट चुका है, इसलिए 3 साल का 3 राजाओं को और 1 अशोक का जो नीचे दबा हुआ है उन्होंने लोगों को जानकारी दी। तब सम्राट कुमार गुप्त ने भी सोचा इस धरती को पवित्र मानते हुए, इस धरती को प्यूरिफिकेशन मानते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी बौद्ध धर्म को विकास करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान बुद्ध की वाणी को लोगों को जानकारी के लिए मैं भी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। तो सम्राट कुमार गुप्त ने 413 ईस्वी में 5वीं शताब्दी में इस विद्यालय का निर्माण का कार्य किया। निर्माण करने के बाद सम्राट अशोक ने इसको दान में देकर के फिर ऊपर उठाया। फिर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने दूसरी बिल्डिंग बनाया, तीसरी बिल्डिंग 9वीं शताब्दी में पाल राजा ने बनाया और चौथी बिल्डिंग ऊपर का जो बिल्डिंग इंडोनेशिया का राजा बालपुत्र देव ने बनाया। इसलिए ये धरोहर 9 मंजिला की थी। लेकिन भूमि कंपों से टूटते चला गया, टूटते टूटते 12वीं शताब्दी में लोगों को इतिहासकारों ने जानकारी दी है। हम लोग को जानकारी नहीं थी कि कौन किसने इसको बर्बाद किया, लेकिन इतिहासकारों के आधार पे हम लोग को जानकारी मिली है कि इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1200 ईस्वी में आया तो पूरे भारत को नुकसान किया और पूरे भारत को नुकसान करने के क्रम में इस विद्यालय के परिसर में आया
इस विद्यालय को देखा और इस विद्यालय को लाइब्रेरी 3 तरह की लाइब्रेरी थी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर, जिसमें 9 मंजिला का रत्न सागर थी, रत्न दधी, रत्न रंजक 6-6 मंजिला का था। लेकिन उन्होंने लाइब्रेरी में आग लगवाया तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलते रह गए। ऐसे विद्वानों का मत है कि बख्तियार खिलजी को किसी ने डायरेक्शन दिया कि लाइब्रेरी में आग लगा देने के बाद ये विद्यालय चलेगा नहीं और नष्ट होगा। तो किसी ने हिंदू के लोग समाज लोग इनको मिलकर के इस विद्यालय को जलाया। चलिए ये अभी नालंदा में मेन गेट हुएन सांग की डायरी से इस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का स्मारक का प्राचीन इतिहास प्राप्त किया। पूरे भारतवर्ष में इसकी प्राचीन इतिहास की उपलब्धि नहीं हो सकी, लेकिन इसको इंक्वायरी करने के लिए बड़े बड़े ब्रिटिश लोगों ने आया और बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट लिखा कि नालंदा ये है, इसकी खुदाई होनी चाहिए, इसकी सफाई होनी चाहिए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि नालंदा ये है या दूसरी जगह है, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग इनको इसके बारे में बोलते थे कि राजाओं का गढ़ है, राजाओं का घर है। लेकिन ब्रिटिश 1811 में ब्रिटिश HMP बुखानन ले आया, उन्होंने इंक्वायरी दिया ये नालंदा इसकी यही होगा, लेकिन ब्रिटिश ने उनकी इंक्वायरी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, खुदाई का ऑर्डर नहीं दिया। फिर 1835 में ब्रिटिश भारत में आया, उन्होंने इंक्वायरी किया लेकिन कोई एक्शन ब्रिटिश ने नहीं किया। लेकिन 1848 में जो थर्ड ब्रिटिश आया उनका नाम था मार्कम कियोटो। मार्कम कियोटो ने भी इंक्वायरी देखा, लेकिन खुदाई का ऑर्डर पास नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश 1861 में 1861 में फोर्थ ब्रिटिश आया, उनका पूरा नाम था जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आर्मी के बहुत बड़े रिटायर अफसर थे। रिटायर करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे प्रश्न किया था कि पूरे भारतवर्ष में कौन से डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, जिस डिपार्टमेंट को आपको हेड इंचार्ज बना करके रखेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में जिसकी खुदाई नहीं है, प्राचीन इतिहास किसी के बारे में पता नहीं चलता है, वैसे डिपार्टमेंट को, आर्कोलॉजी को हम हेड इंचार्ज बनेंगे और हेड इंचार्ज बनकर पूरे उसकी खुदाई कराएंगे और खुदाई करने के क्रम में पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को हम हाईलाइट करके दिखलाएंगे। इसलिए उन्होंने खुदाई के लिए 1861 में लिखा ये नालंदा की धरती की खुदाई होनी चाहिए, इसकी ऑर्डर हमें एक्सकवेशन का ऑर्डर मिलना चाहिए, लिखा उन्होंने। दुर्भाग्यवश 1861 में लिखा इंक्वायरी रिपोर्ट, लेकिन खुदाई का ऑर्डर पास 1871 में पास हुआ, 1870 में पास हुआ। उस वक्त में आया तो पूरे विद्यालय पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह, जंगलों की तरह बड़ा बड़ा प्लांट लगे हुए थे, जानवरों को चारागाह के लिए बना हुआ था। तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने के बाद खुदाई लगाया। खुदाई लगाने के क्रम में पूरे भारतवर्ष में इंक्वायरी रिपोर्ट मांगा प्राचीन इतिहास, लेकिन मिला नहीं। लेकिन ब्रिटिश ने खुदाई लगाकर उनको पता था जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, इन लोगों से विदेशी लोग आते थे अध्ययन करने के लिए। उन्होंने चाइना गवर्नमेंट के पास में जाकर के कॉन्टेक्ट करते हुए वहाँ के सरकार से उन्होंने मांग रखा कि भारत और चाइना का प्राचीन संबंध क्या है। फाहियान आया था, फाहियान का रिपोर्ट चाइना गवर्नमेंट ने नहीं दिया, लेकिन उनकी संग आया, उसका भी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया। लेकिन 1827 में तीसरे चीनी यात्री हुएनसांग आया था, उन्होंने 629 में उत्तरी भारत में प्रवेश किया। 631 में उन्होंने बोधगया में जाकर के भगवान बुद्ध की मंदिर को पूजा किया और 631 में आकर के यहाँ पर इंटरव्यू दिया। हुएनसांग की डायरी से पता चलता है ब्रिटिश को कि इसमें 4 गेट था और चारों गेटों पे बड़े बड़े प्राचार्य रहते थे और प्राचार्य प्रश्न करते थे
प्रश्न का जवाब देने के बाद इस विद्यालय में उनकी एडमिशन होती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिटिश ने चारों गेटों को खोदा, इंक्वायरी किया इसका 4 गेट कहाँ है। नहीं मिलने के कारण ब्रिटिश ने पर्यटकों को पर्यटन करने के दृष्टिकोण से 1942 में न्यू गेट बनाए। प्राचीन काल का गेट कहाँ पर था ये कहना मुश्किल है। खुदाई करने के क्रम में ब्रिटिश की डायरी वेन सांग की डायरी चाइनीज लैंग्वेज में लिखी हुई थी। उनकी डायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर चाइना से वापस आकर इसकी कंटिन्यू खुदाई 1915 टू 1914 तक करवाया। तब ब्रिटिश को पता चला, तब उनकी इंक्वायरी में पता चला कि इसकी एरिया 7 माइल लॉन्ग था, 3 माइल वाइड था। 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 प्राचार्य, 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न नदी, रत्न रंजक, रत्न सागर। लेकिन उस एरिया अभी 3 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन 290 कमरा मिला है और 11,500 कमरे थे। 108 ब्लॉक था, 21 किलोमीटर स्क्वायर माइल में बना हुआ था। 15 जुलाई 2016 में 17 कंट्री के डेलीगेटों ने आया, उसका इंक्वायरी लिखा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, समाज में एजुकेशन का क्या महत्व है। उन्होंने 15 दिन तक इंक्वायरी करने के बाद ब्रिटिश ने सारे कमेटी की बैठक हुई और बैठक में कमेटी ने डिसीजन लिया कि समाज में एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए ब्रिटिश ने 15 जुलाई 2016 को वर्ल्ड के हेरिटेज में इसको प्रथम स्थान रखा गया। बिहार में विश्व में इसको प्रथम है, बिहार में इसको सेकेंड है। फर्स्ट में 2002 में बोध गया का वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया और 15 जुलाई 2016 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया है। तो ये उनका बोर्ड लगा हुआ। चलेंगे के कारण ब्रिटिश ने नया गेट बनाया है। दीवारों की मोटाई 20 फुट, 12 फुट, 8 फुट, 4 फुट, 5 फुट है। इसकी विशेषता जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिनों में सभी विद्यालय कमरे ठंडा हुआ करते थे। इसलिए ये दीवार की मोटाई 20 फुट, 12 फुट, 8 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट है। आयरन 7 वर्क जहाँ कहीं भी देखेंगे ब्रिटिश ने आयरन 7 वर्क का इंक्लूड किया है। उसी का ये हैप्पी लाइफ। खुदाई में अब हम लोग नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पवित्र स्थलों में और ज्ञान के भंडार में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन प्राचीन काल में खुदाई करने के क्रम में 11 ब्लॉक जोड़ पाए गए हैं। 11 को ब्लॉक मिला है, कमरा 990 कमरा मिला है। एक गड्ढे जो देख रहे हैं ये गुप्त काल का विद्यार्थियों के लिए विभिन्न है। लामा लोग दीवार की चौड़ाई 20 फुट है। एक कमरे में 1 लामा रहते थे, जमीन पर सोते थे। 4 फुट 13 इंच में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने विद्यालय को फाउंडेशन का साथ निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। विद्यार्थियों के लिए विपासना का स्थल है। बैठ करके विपासना करते थे और साधना क्या करते थे, ये सब हालत में आंखों से हम लोग दर्शन कर रहे थे। लोगों को जानकारी दिया है कि पर्यटकों को समय का बड़ा अभाव रहता है। इसलिए ब्रिटिश ने 1942 में एक डायग्राम बनाया जिसमें हर 11 को ब्लॉक है। कमरा 990 कमरा मिला है। ये लाइन रहने के लिए, पढ़ने के लिए लामा लोगों के लिए है। ये लाइन पूजा पाठ करने के लिए है। ये स्टडी हॉल है।
जहाँ पर वे लोग बैठ करके अध्ययन का कार्य करते थे। आचार्यों के लिए, गुरु के लिए ये स्टैंड है, ये लिविंग रूम है। एक एक कमरे में एक लामा लोग रहते थे। ये मोनास्ट्री का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह। और ये प्रत्येक गेट के पास में लेफ्ट एंड राइट दोनों प्रतिमाएं थी। जब विद्यालय में लोग प्रवेश करते थे, बुद्ध की प्रतिमाएं को वे लोग अभिवादन करते थे, नमस्कार करते थे। वे लोग पाली लोगों को नमस्कार क्या करते थे? नमो तस्या अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। 3 टाइम रिसाइट करते थे। यहाँ से जो भी प्रतिमाएं बुद्ध की मिली है वो संग्रहालय हॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में रखा हुआ है। और दूसरी लाइन मंदिर मिला है। ये ऊंची जो स्मारक देख रहे हैं वो वाला, हाँ, पूरे भारतवर्ष में सारिपुत्र जो ज्ञान के बड़ा धरोहर थे, धर्म के सेनापति थे, उनकी निधन हुई थी। नालक गांव में उनकी अस्थि को रख करके हर्षवर्धन ऋषि ने, बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक ने अपने हाथों से इस भूमि को पूजा किया है और इस भूमि पे एक स्तूपा का निर्माण करवाया है। सारिपुत्र की यादगार में। सारिपुत्र के बारे में लोगों को जानकारी है। बहुत बड़े स्पीकर थे और धर्म के सेनापति थे। उन्होंने भगवान बुद्ध ने जहाँ स्पीच देते थे वहाँ सारिपुत्र स्पीच नहीं दिया करते थे, और जहाँ सारिपुत्र स्पीच हम देश में दिया करते थे वहाँ भगवान बुद्ध की भी जरूरत नहीं पड़ती थी कहने के लिए। इसलिए सारिपुत्र के रूप में जाना जाता है। वे इंसान की डायरी इंडिकेट करती है, जानकारी दे रही है। इसको 7 बार 7 मीनार उठाया है और 4 कोने पे 4 टावर का निर्माण करवाया है। 4 कोने पे 4 टावर जो बना हुआ है वो 4 8 सत का संकेत है। 4 8 सत भगवान बुद्ध ने कहा, संसार में जो भी होता है काम, जो भी सृष्टि का अंतिम और उद्भव होता है वो सृष्टि का नियम है, आगमन और डिपार्चर। उन्होंने कहा कि उनकी निधन होने के बाद उनकी अस्थि को रख करके स्तूपा का निर्माण करवाया। तो 4 8 सत का मतलब होता है दुख है, और दुख जब होता है बिना कारण के नहीं होता है। इसलिए उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध का मार्ग है। उसमें बुद्ध की जीवन में, भगवान बुद्ध की जीवन में जो घटनाएं घटी है, सम्राट कुमार गुप्त ने मिट्टी का तस्वीर बना करके उनके चित्र को उसमें प्रदर्शित किया है, खर्चा लगाया है। कहीं पे भगवान बुद्ध सारिपुत्र को और मोगलाइन को उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? मनोपुगमा, मनोपुगमा, मनोधम्मा, मनोशेखा, मनोमया, मनसा ते पदुकथेन भासति वा करोति वा ततो नम दुख मन बेटी चक्रम बहतो पदम। भगवान बुद्ध ने कहा, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होती है। यदि हम दूषित मन से और अपवित्र मन से किसी को हम कुछ बोलते हैं या कहते हैं तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करती है जिस प्रकार चक्का गाड़ी खींचने वाले बैलों का पैर का अनुसरण करती है। तो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। और दूसरा उन्होंने समझाया, सपा पपासा अकारणं कुशलस्य उपसंपदा साचित्य परियोजपनं एकल बुद्धना शासनम। Seek to do evil, to do good, to purify the heart and mind। हम कोई बुराई नहीं करें और कुशल कर्म करें और सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वचन, सम्यक अति, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस मार्ग को हम अपनाएंगे तो संसार में जो जन्म और मृत्यु का जो संसार कीचड़ है उससे हमें लिबरेशन मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो ये पंचशीला टेम्पल है। भगवान बुद्ध की 5 जो शील है उसी के आधार पे पंचशीला टेम्पल इसको प्रमाणित किया गया है। इसमें 4 कोने पे छोटी छोटी बुद्ध की मूर्ति थी, बीच में 26 मीटर की तांबे की बुद्ध की मूर्ति थी। उपहार में प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने दान में दिया। पंचशील का मतलब होता है पानातिपाता वेरमणि शिखा पदम समाधियामि, अदीन दाना वेरमणि शिखा पदम समाधियामि,
मूषाबादा वीर बनी शिखा पदम समाधियामी शूरा मेरिया मज्जा पमादा थाना भेर मनी शिखा पदम समाधियामी कामेश्वर इच्छाचारा भेर बनी शिखा पदम। दैट इज कॉल्ड पंचाशीलकम। ये 12, 13, 14 इसकी खुदाई नहीं, ये पहाड़ की तरह साज बना। अब हम लोग सभी गुरु लोग लामा जी जिस गेट पर खड़े हैं और गेट के दोनों बाजू में आलों में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी, मिट्टी की थी। जब प्राचार्य और लामा लोग अंदर में प्रवेश करते थे लाइब्रेरी में, तो प्रथम गेट पर खड़े होकर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं को अभिवादन करते थे, प्रेयर करते थे, नमन करते थे, फ्री टाइम रिसाइट करते थे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान बुद्ध को जो भी ज्ञान की भूमि को हम नमन करते हैं और संघ का धर्म का रिलीजन को हम रिगार्ड करते हैं और इस विद्यालय का नियम और रूल को हम फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। और उस वक्त में जहाँ जहाँ काला काला दाग देखेंगे, काला काला दाग देखेंगे, ये ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है, ये जलने का दाग है, क्योंकि विदेशियों के आक्रमण से लाइब्रेरी में आग लगवाया था तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई थी। तो ये 9 मंजिला की थी, लेकिन अब ये आप लोगों को 3 फ्लोर हम दिखलाएंगे। लेकिन एक चीज़ है, जब बंद करने की लाइब्रेरी बात आती थी तो लकड़ी का बैरियर लग जाता था। उस बैरियर लग जाने के बाद लोगों को जानकारी मिलती थी कि प्रवेश निषेध है, क्योंकि विद्यालय का आदेश है कि बिना आदेश के किसी कमरे में प्रवेश करना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ये सब रूम कमरा लाइब्रेरी का। अब हम लोग नालंदा के ज्ञान के भूमि पर हम लोग विचरण कर रहे हैं। ये ब्रिटिश ने इसको कटिंग किया है तो लोगों को जानकारी दिया है कि ये बरामदा 7th सेंचुरी का राजा हर्षवर्धन काल के उन्होंने प्रमाणित किया। ये कॉरिडोर हर्षवर्धन काल का और एक सेकेंड स्टोरी हर्षवर्धन काल लाइब्रेरी को उन्होंने इंडिकेट किया। जब ये बरामदा था तो गुरु को बैठने के लिए लेक्चर स्टैंड था। ये प्राचार्य लोग इस पर बैठते थे और विद्यार्थियों को लाइब्रेरी से किताब निकाल के ज्ञान को अर्जित करते थे। ये स्टडी हॉल था और बीच में पिलर की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 9वीं शताब्दी में बंगाल का राजा धर्मपाल देव ने जब ऊपरी बिल्डिंग को डेवलपमेंट किया, ऊपरी बिल्डिंग को बनाया, तो उसको सपोर्ट के लिए बीच में पिलर का उपयोग लगाया। और ये छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा दिख रहे हैं, वो बड़ी पिलर थी रूफ के लिए, सपोर्ट के लिए। इसमें अपर फ्लोर का रूफ उस पर सपोर्ट किया हुआ था। ऊपर का दरवाजा, ऊपर का बरामदा, वो सारी चीज़ें ब्लॉक दिखलाई पड़ रहे हैं। ऊपर में किताब रखने के लिए, बैठकर पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था बना हुआ है। लेकिन आर्कोलॉजी की तरफ से, भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से हमें लोग को जानकारी दी गई है कि पर्यटकों को ऊपर जाना निषेध है, इसलिए ऊपर हम लोग नहीं ले जा पाए। ये सेकेंड स्टोरी है, वो थर्ड स्टोरी है। वो 9वीं शताब्दी की है, ये 7वीं शताब्दी की है। और नीचे वाला 5वीं शताब्दी, नीचे उसकी वहाँ हमने दिखलाया वो गुप्त काल का है। तो 5वीं, 7वीं, 9वीं। उंडा वाला यहाँ कितना है सब पिलर? 1, 2, 3, 4, 5। अब हम लोग देखेंगे इस लेवल से ये स्टडी हॉल था, वहाँ पर गुरु को बैठने के लिए चेयर था, वह ये गुरु को बैठने के लिए, तो उस लेवल से स्टडी हॉल था, ये गुरु को बैठने के लिए चेयर था। लेकिन हाँ, वो लेवल इस लेवल से मिला हुआ था,
लेकिन नीचे ब्रिटिश ने खुदाई किया तो नीचे गुप्त काल का है, नीचे गुप्त काल का जो दबा हुआ है, और ये सेकेंड हर्षकालीन का है, ऊपर पाल कालीन का है। तो ये प्राचीन काल में कैसे गेट बनाते थे, ओल्ड ब्रिक है। छत की ढलाई कैसे होती थी, वो ओल्ड छत है जिसमें बारिश की पानी आज भी लीकेज नहीं होता। उसमें खुदाई करके विशाल मिट्टी का बर्तन मिला है, जला हुआ चावल संग्रहालय में रखा हुआ है। तो ब्रिटिश ने उस वर्क को देखते हुए भारत में जब रेलवे का काम कर रहे थे तो उसी छत को ढलाई को देखते हुए रेलवे का ब्रिज उन्होंने बनाया। तो वो स्टोर रूम है, उसमें से अभी भी देखेंगे पुरानी छत से बारिश की पानी लीकेज नहीं होता। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी। जब 7वीं शताब्दी में ये स्टडी हॉल था तो बीच में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी। लामा लोग पहले पूजा करते थे तो स्टडी करते थे। इसमें दोनों तरफ में जो प्लेट लगा हुआ है इस पर दर्पण लगा हुआ था दोनों बाजू में। इसमें 5 हॉल था लेकिन 3 हॉल है। 1 2 3 1 2 3 इसमें 5 हॉल था। उस 5 हॉल से जुड़े हुए माई का दर्पण लगा हुआ था। जो दिन में सूर्य की रोशनी पड़ती थी उस रोशनी को अपने कंट्रोल कर लेता था चुंबक की तरह। जब अंधेरी रात होती थी, नाइट होती थी, डार्क नाइट में ये दोनों दर्पण से उस सूर्य की रोशनी जो इमेज इसमें रीस्टोर किया हुआ था दिन में, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होकर सीधे प्रकाश अंदर में मंदिर में बुद्ध की प्रतिमाएं के चेहरे पे पड़ती थी, जिसमें रात्रि में उनकी प्रतिमाएं देखने में ब्यूटीफुल सुंदर की तरह दिखलाई पड़ती थी। वहाँ से भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। संग्रहालय हॉल नंबर 1 में रखा हुआ है और इस पर अभी भी सूर्य की रोशनी पड़ती है और लाइट पड़ती है तो ये शाइनिंग होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे प्राचीन काल में राजाओं लोग छत की ढलाई करते थे। मिट्टी और ईंट से छत की ढलाई करते थे, विदाउट सपोर्ट है। लेकिन ये 2000 बरस होने जा रहा है, 2000 ईयर्स एगो ओल्ड होने जा रहा है। लेकिन बारिश होती है रेनी सीजन में, बारिश जो होती है एक भी बूंद इसमें लीकेज नहीं होता है। इतनी मिट्टी की मोटी मिट्टी की छत मजबूत है। इसीलिए ब्रिटिश ने इसी कंस्ट्रक्शन से भारत में रेलवे का ब्रिज बनाया है, जो भारतीय रेल उस ब्रिज से तेज रफ्तार से क्रॉस करती है। और ये ओल्ड गेट है, इसमें जला हुआ चावल विशाल मिट्टी का बर्तन मिला, वो संग्रहालय में रखा हुआ है। ये जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा नेचुरली एसी कमरा बना हुआ है। अराइवल कर चुके हैं ये चाइना से, जो ह्वेनसांग आध्यात्मिक रूप में विद्यार्थी के रूप में आगमन किए थे। उन्होंने डायरी में लिखा है कि मेरे लिविंग रूम का कमरे का 2 पहचान है। एक पहचान मेरे कमरे का, उन्होंने डायरी में लिखा है कि मेरे कमरे में मेडिटेशन केव। ये मेडिटेशन केव बड़ा गेट था, बड़ा गेट को आर्कोलॉजी छोटा गेट बना करके नो एंट्री ऑब्जेक्शन लगाया। अदर व्यक्ति नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो उन्होंने लिखा है कि मेरे कमरे में मेडिटेशन केव था, अंदर में बैठते थे, हम विपासना करते थे। ह्वेनसांग ने इस कमरे के बारे में लिखा है डायरी में। और ह्वेनसांग का बचपन का नाम छेनै था और
उन्होंने माता पिता का नाम किन था और उनके दादा का नाम हवै था। उन्होंने लिखा है कि मेरे कमरे का 2 पहचान है, जिसमें शीलभद्र जो यहाँ के चांसलर थे उनको रहने की अनुमति दिया था। जो चांसलर थे उन्होंने दूसरा पहचान बतला रहा है अपनी डायरी में कि मेरे लिविंग रूम के दीवार के सटे उस बाजू में छोटा सा टेम्पल है, जहाँ पर हम अर्ली इन दी मॉर्निंग एंड लेट इन दी इवनिंग, सुबह शाम दोनों टाइम भगवान बुद्ध को अभिवादन करते थे। उसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ थी, वो खंडित हो गई है, लेकिन पेडेस्टल से पता चलता है कि सही में प्राचीन काल में पूजा घर रहा होगा। हुएन सांग की डायरी 5 नामों से जाना जाता है। उनका डायरी चाइनीज भाषा में, हम लोग कहते हैं चाइनीज भाषा में, हिंदी भाषा में बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन चाइनीज में बोलते हैं तोंग तोंग शी नान पेई। लेकिन चाइनीज में उनका डायरी का नाम है ता थांग सी यू ची। ये 5 डायरी का नाम है। ता का मतलब होता है टू बी बिग, टू बी लार्ज, टू बी ग्रेट, टू बी महान। थांग का मतलब होता है डायनेस्टी। शी का मतलब होता है वेस्टर्न। यू का मतलब होता है टू बी ट्रेवल। ची का मतलब होता है डायरी। उनकी डायरी ब्रिटिश ने बतलाया कि इसकी एरिया 7 माइल लंबी थी, 3 माइल चौड़ी थी, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 प्राचार्य थे, 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, 4 गेट था। लेकिन अब उस कमरे से देखेंगे तो सही में वो पूजा घर आई। और नमस्कार करेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। हुएन सांग का ये पूजा है। आप लोग को दोनों से पूजा का हुएन समझते हैं। ये पटिस्टर से पता चलता है कि पूजा घर ऊपर से बिल्डिंग टूटा, मिट्टी की मूर्ति नष्ट हो गया, लेकिन ये पटिस्टर जो है प्लास्टर लगा हुआ। हाँ, मूर्ति नष्ट हो गया, ऊपर से बिल्डिंग टूटा ना, हमको से पटिस्टर दिखलाई पड़ रहा है। ये पूजा का है। मूर्ति का टुकड़ा मंदिर में संग्रहालय में है। संग्रहालय नालंदा जो आप लोग दर्शनता है। हाँ, वो सम्राट कुमार गुप्त काल का मगध के जो राजा थे उसका चिन्ह है। उन्होंने उस चिन्ह को, हिंदू राजा थे लेकिन बौद्ध धर्म को विकास करने के लिए सारा प्रॉपर्टी को उन्होंने दान में दिया। इसलिए उन्होंने बुद्ध की जो वाणी थी उससे उनको लगा कि संसार में पूरे भारतवर्ष में शांति मिल सकती है। इसलिए उन्होंने इसको, विद्यालय को